Hello students, welcome back to the channel आशीष तिवारी Academy. I am पूजा and आज की वीडियो के अंदर हम CBSE क्लास 12th के स्टूडेंट्स का जियोग्राफी का सब्जेक्ट हम डिस्कस करने वाले हैं. आज की वीडियो के अंदर हम 1 मार्क्स क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे. ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1 मार्क्स क्वेश्चन जिनका आना आपके एग्ज़ाम में 80 to 90% पॉसिबल है. क्यों पॉसिबल है? क्योंकि ये जो है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से इन क्वेश्चंस को लिया गया है. ठीक है, तो सोच समझ के ये कुछ क्वेश्चंस हमने सेलेक्ट किए हैं जो आपके पेपर में बहुत मतलब कि 70% to 90% चांस है ये आएंगे ही आएंगे. ठीक है, तो इन वीडियो को आपने बहुत ध्यान से सुनना है. ठीक है, वीडियो को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा. अगर आपको किसी भी टाइप का कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, आप हमें बता सकते हो आपको किस टाइप का डाउट है. ठीक है, सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज your first option is for optimal use of land resources, for external defense and security, for optimal use of available water resources, the internal defenses and security. देखो, सबसे पहले क्या जानना ज़रूरी है कि जो राजस्थान है वो एक डेजर्टेड एरिया है. ठीक है, जहाँ पर रेगिस्तान है. सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है? पानी की कमी है. राइट. ठीक है, तो लोग जो है ना वो सेटलमेंट्स किस चीज़ के पास बनाते हैं? नदियों के पास, रिवर्स के पास, लेक्स के पास, कुओं के पास, कैनाल्स के पास, क्योंकि पानी ज़रूरी है उनके लिए. क्यों ज़रूरी है? पीने का पानी उनको चाहिए, फार्मिंग के लिए चाहिए, खेती बाड़ी के लिए चाहिए और डेली लाइफ के लिए चाहिए. ठीक है, इसीलिए सेटलमेंट जो है वो मेनली क्यों की जाती है राजस्थान के अंदर? क्योंकि ताकि ऑप्टिमल यूज़ ऑफ अवेलेबल वाटर रिसोर्सेज. ठीक है, और चीज़ों की उनके पास मतलब कि लैंड भी अच्छी खासी है राजस्थान के बाद. राजस्थान जियोग्राफिकली भारत का सबसे बड़ा स्टेट है. करेक्ट? हाँ जी, तो ऑप्शन ए गलत है क्योंकि बहुत ज़्यादा लैंड अवेलेबल है. ठीक है, लेकिन पानी के बिना, और जो भी ज़मीन पानी के बिना होती है वो क्या होती है? यूजलेस होती है. एक्सटर्नल डिफेंसेस, देखो डिफेंसेस मेन रीज़न नहीं है. ठीक है, क्योंकि पानी की कमी सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है. इंटरनल डिफेंसेस नहीं है, प्राइमरी एक फैक्टर नहीं है उसके लिए. ठीक है, तो डिजर्टेड रीजन्स के लिए वाटर डिसाइड्स वेयर पीपल लिव. जब भी कोई डिजर्टेड एरिया होता है तो वहाँ पे पानी डिसाइड करता है कि लोग कहाँ रहेंगे, क्योंकि बिना पानी के लोग नहीं रह सकते हैं. करेक्ट? तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन. सेकेंड क्वेश्चन इज सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द एक्सपेंशन ऑफ नेशनल वाटरवे नंबर 1. ठीक है, तो नेशनल वाटरवे नंबर 1 कौन सा है? देखो, नेशनल वाटरवे नंबर 1 जो है वो हमारा गंगा के ऊपर से होके, गंगा नदी जो होती है हमारी वो वहाँ से होकर गुजरता है. रूट क्या होता है हमारा? गंगा तक कैसे पहुँचता है? पहले प्रयागराज जाता है, फिर वाराणसी जाता है, फिर पटना जाता है, फिर कोलकाता जाता है. ठीक है, और फिर आपका हल्दिया जाता है. तो ये जो है ये लॉन्गेस्ट वाटरवे है भारत का सबसे बड़ा वाटरवे है. ठीक है, तो सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, प्रयागराज टू हल्दिया. ठीक है, क्योंकि यस, एक्सपेंशन ऑफ नेशनल वाटरवे नंबर 1 दैट इज इलाहाबाद और प्रयागराज टू हल्दिया. ठीक है, हाँ जी. ये बी, सादिया टुपरी क्यों नहीं है? क्योंकि ये नेशनल वाटरवे नंबर 2 है. इन्होंने हमसे 1 पूछा है, ये वाटरवे नंबर 2 है. कोतमपुरम और कोलम ये कौन सा रूट है? ये तीसरा है. नेशनल वाटरवे नंबर 3, और ये कहाँ पर है? ये केरला में है. ये तो है सेकेंड वे, और ये कौन सी नदी के पास से होके? ब्रह्मपुत्र. ठीक है, ये याद रख लो. अगर इनमें से कोई ऑप्शन आ जाए, क्वेश्चन चेंज हो जाए, तो अगर यहाँ पे वाटरवे 2 होगा तो ये आएगा. करेक्ट ऑप्शन ये है. ठीक है, वाटरवे नंबर 1 ये है, प्रयागराज से हल्दिया तक. हाँ जी, कोतमपुरम और कोलम कौन सा है? ये नेशनल वाटरवे नंबर 3 है, जो कि कहाँ पर है? केरला. ठीक है, ककीनडा एंड पुडुचेरी ये कौन सा है? ये नेशनल वाटरवे नंबर 4 है. ठीक है, हाँ जी, तो ए इज द करेक्ट आंसर. हाँ जी, तीसरा सवाल क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ नमामि गंगे प्रोग्राम. नमामि गंगे प्रोग्राम का कौन सा जो है ऑब्जेक्टिव नहीं है?
पहला ऑप्शन है आपका प्रोवाइडिंग सीवेज ट्रीटमेंट फैसिलिटीज इन इंडिया। हाँ जी, सीवेज सिस्टम जो है वो प्रोवाइड क्या करता है, एक सेकंड, हाँ जी, ऑब्जेक्टिव जो नहीं है नमामि गंगे प्रोग्राम का, ओके, जो ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये तो ऑब्जेक्टिव होता है कि हमारी जो नदियां उनको साफ करना चाहिए, सीवेज सिस्टम प्रोवाइड करना चाहिए, मॉनिटरिंग इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस, भाई इंडस्ट्री से जो भी टॉक्सिक गैसेस निकलती हैं, जो भी वेस्ट निकलता है वो पानी में ना जाए, ठीक है। एफोरेस्टेशन अलोंग रिवर बैंक्स, एफोरेस्टेशन क्या होता है, पेड़ लगाना, डिफोरेस्टेशन होता है पेड़ काटना। तो ये कह रहे हैं कि नदी के आसपास पेड़ होने चाहिए, दैट इज ट्रू, ये भी हमारा मोटिव है। डाइवर्टिंग रिवर फ्लो अवे फ्रॉम द सिटीज, ये काम वो नहीं करते हैं, ठीक है। तो जो हमारा जो हमारा नमामि गंगे प्रोग्राम है वो हमारी रिवर के फ्लो को जो है शहरों की तरफ नहीं लेके जाता है, ठीक है, ये उनका ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो ये ऑप्शन हमारा सही हुआ, क्योंकि उन्होंने हमसे पूछा था कि उनका ऑब्जेक्टिव कौन सा नहीं है, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज अनदर नेम फॉर रेन फेड एग्रीकल्चर, ठीक है। रेन फेड एग्रीकल्चर का दूसरा नाम क्या है, देखो रेन फेड एग्रीकल्चर का मतलब होता है ऐसी खेती जो सिर्फ और सिर्फ बारिश के ऊपर डिपेंड करे, बारिश हुई तो अच्छी खेती होएगी और अगर बारिश नहीं हुई तो बुरी खेती होगी, क्योंकि उनके पास इरिगेशन का कोई भी सोर्स नहीं होता है, ठीक है। सो रेन फेड एग्रीकल्चर इज इक्वल टू रेन फेड फार्मिंग, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है रेन फेड, ठीक है। हाँ जी, प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर क्यों नहीं है, क्योंकि इसका मतलब है कि हाई आउटपुट आना, और किसी भी चीज़ का अच्छा आउटपुट कैसे आएगा, जब पौधों के अंदर आप पानी दोगे, आप जो खेती बो रही हो उसके अंदर अगर आप पानी नहीं दोगे तो वो उगेगा कैसे, करेक्ट। प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर, इसका मतलब होता है ग्रीन हाउस फार्मिंग, ग्रीन हाउस के अंदर अपनी ग्रीन हाउस फार्मिंग करना, उसे जो है प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर कहा जाता है। जेड जो है ये जेड जो है ये क्रॉपिंग सीजन होता है, ठीक है, जहाँ पर क्रॉप्स को काटा जाता है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। फिफ्थ क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस सेट ग्लोबल ट्रेड रूल्स फॉर इट्स मेंबर्स कंट्रीज, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। अच्छा जी, ये सवाल हमसे ये पूछना चाहता है कि कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने ग्लोबल ट्रेड रूल्स निकाले हुए हैं अपनी मेंबर कंट्रीज़ के लिए, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हमने चूज़ करना है, ठीक है। तो देखो जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ये ग्लोबल ट्रेड रूल्स को फॉलो करती है। तो ये क्या कंट्रोल करती है, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या कंट्रोल करती है, ये ट्रेड रेगुलेट करती है कि भाई दो देशों के बीच जो भी आपसी संबंध है उनके अकॉर्डिंग क्या चीज़ें ट्रांसपोर्ट करे कि उनका फ़ायदा हो, ठीक है। सोल्व्स डिस्प्यूट, झगड़े अगर कभी हो जाते हैं तो झगड़ों को वो ख़त्म करवाते हैं। प्रमोट्स फ्री ट्रेड, कि भाई फ्री में चीज़ों को ट्रेड किया जाए, कि अगर कोई एक देश आलू दे सकता है तो कोई दूसरा देश बदले में कोई और उनकी एक्सोटिक सब्जी दे सके, ठीक है। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा हमारा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। हाँ जी, यूनाइटेड नेशन क्यों नहीं है, यूनाइटेड नेशन इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो है वो पीस एंड कोऑपरेशन करके रखता है, ठीक है, ट्रेड रूल्स नहीं करता, ये पीस शांति और कोऑपरेट करे और बाकी देश एक दूसरे के साथ। हाँ जी, NAFTA नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एसोसिएशन क्यों नहीं है, क्योंकि इनका जो रीजनल एग्रीमेंट है वो सिर्फ नॉर्थ अमेरिका के लिए है, सिर्फ नॉर्थ अमेरिका के अंदर ही ये जो है यूज़ होगा, बाकी देशों के लिए ये नहीं है, ठीक है। SAFTA यानी कि साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्यों नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ साउथ एशिया के लिए है, सिर्फ और सिर्फ साउथ एशिया के लिए, ठीक है। हाँ जी, ये सिर्फ साउथ एशिया को कवर करता है, पूरे एशिया को नहीं करता। साउथ एशिया के अंदर कौन सा आता है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव्स एंड अफगानिस्तान, ठीक है। सिर्फ इन्हीं के ऊपर वो करेगा, बाकियों पे वो नहीं करेगा, ठीक है। तो ये टोटल 8 कंट्रीज के ऊपर ये लागू होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है।
हाँ जी। सिक्स्थ क्वेश्चन इज सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग इंडियाज माइनिंग टाउन्स। इंडिया के माइनिंग टाउन्स के लिए हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। हाँ जी, देखो माइनिंग टाउन वो जगह होती है जहाँ से हमें मिनरल मिलता है। ठीक है, मिनरल कौन कौन सा हो गया हमारा? मिनरल्स होते हैं ऑयल, कोल एंड गैस। ठीक है, तेल, तेल यानी कि पेट्रोल, डीजल। ठीक है, कोल, कोयला, आपको पता होगा, कोल एंड गैस, गैसेस जो हमारी होती हैं। ठीक है, तो हाँ जी, ए कांदला, कोची एंड कोझिकोडे, ये जो है ये पोर्ट्स है। ठीक है, तो ये यहाँ पर नहीं आते हैं। ठीक है, हाँ जी, तो अंकलेश्वर, श्रृंगुलाई एंड दिग्बोई, दिस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये जो है इंडिया के माइनिंग टाउन्स हैं। मुंबई, सलीम और मोहनदीगर, ये क्या है? हमारी इंडस्ट्रियल सिटीज़ हैं। ठीक है, हाँ जी, और ये वाराणसी, रुड़की एंड अलीगढ़, ये हमारी एजुकेशनल सिटीज़ हैं। ठीक है, तो अंकलेश्वर, सिंगरौली एंड दिग्बोई आर द ओनली इंडियन माइनिंग सिटीज़ और टाउन्स। ठीक है, तो यस, बी इज द करेक्ट आंसर। सातवां प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट गवर्नमेंट एंटरप्राइज इन द कंट्री। मतलब कि हमारी कंट्री के अंदर जो है सबसे बड़ी गवर्नमेंट एंटरप्राइज कौन सी है? हाँ जी, तो बिगेस्ट नेटवर्क, लार्जेस्ट एम्प्लॉयर एंड कवर्स होल कंट्री, जब ये कोई भी तीन कंडीशंस को पूरा करता है तो वो बिगेस्ट गवर्नमेंट एंटरप्राइज कहलाता है। भाई सबसे बड़ा तो नेटवर्क हो, बिगेस्ट नेटवर्क। ठीक है, लार्जेस्ट एम्प्लॉयर यानी कि सबसे ज़्यादा नौकरियां देता हो, एंड पूरे देश को कवर करे, होल कंट्री को कवर करे। हाँ जी, कौन सा है देखते हैं। इंडियन रेलवेज, क्या इंडियन रेलवेज पूरे भारत को कवर करता है? तो क्या ये सही आंसर है? बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, क्या हमारे जो नेशनल हाईवेज है क्या वो हर जगह पे मिलेंगे आपको भारत के अंदर? क्या भारत की सभी सड़कें कवर कर रहे हैं क्या ये? नहीं, आज भी बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर हाईवेज नहीं बने हैं, तो ये गलत आंसर है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, क्या बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है? नहीं है, तो ये उसके अंदर नहीं आएगा। ऑल इंडिया रेडियो, क्या ये जो है क्या इसका सबसे बड़ा नेटवर्क है? क्या जो ऑल इंडिया रेडियो है क्या वो हर जगह में बजता है, हर गांव में बजता है? नहीं, आज के टाइम पे भी ऐसे गांव हैं जहां पर इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है। ठीक है, तो योर करेक्ट आंसर इज इंडियन रेलवेज। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक इज एन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। जब सिंथेटिक फाइबर्स को और प्लास्टिक को मैन्युफैक्चर किया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? ठीक है, कौन सा होगा वो? मिनरल बेस्ड होता है, केमिकल बेस्ड? अच्छा एक चीज़ बताओ, प्लास्टिक किस चीज़ से बनता है? जो सिंथेटिक फाइबर है उन्हें केमिकल्स की मदद से बनाया जाता है। ठीक है, जैसे कि नाइलॉन जो है, नाइलॉन केमिकल से बनता है। ठीक है, पोलिएस्टर, आपके जितने भी स्पोर्ट्स के कपड़े हैं वो ज़्यादातर पोलिएस्टर के बने होते हैं, एंड पोलिएस्टर इज मेड ऑफ प्लास्टिक, एंड थर्ड इज प्लास्टिक। ठीक है, तो ये जो है ये केमिकल इंडस्ट्री से आते हैं और ये केमिकल बेस्ड जो है प्रोडक्ट्स होते हैं। हाँ जी, नाइन्थ क्वेश्चन इज केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री। हाँ जी, तो इसका बी ऑप्शन आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एबल to procure merchandise at a very economical rate by contacting manufacturers and having products manufactured according to their specifications। इनमें से कौन सा जो है वो मर्चेंडाइज को प्रोक्योर कर सकता है एक इकोनॉमिकल रेट पे बाय कॉन्टैक्टिंग मैन्युफैक्चरर्स को कॉन्टैक्ट करके एंड हैविंग प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड अकॉर्डिंग टू देयर स्पेसिफिकेशंस? कौन सा ऐसा कर सकता है? हाँ जी, देखो सबसे पहले जो चेन स्टोर्स हैं वो बल्क में खरीदते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा रहेगा चेन स्टोर्स। क्यों? क्योंकि एक तो ये बल्क में खरीदते हैं, ठीक है, और सीधा का सीधा मैन्युफैक्चर से खरीदा जाता है जहाँ से जो कॉस्ट है वो कम हो जाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल रिलायंस स्टोर एंड डी मार्ट। ठीक है, ये हमारे चेन स्टोर्स हैं। और कौन कौन से चेन स्टोर्स हो गए? एक आपका ये सुपरमार्केट वाला हो गया। ठीक है, और बैक इन द डेज एक इजी डे भी तो चला था।
शॉपिंग मॉल की चेन, अच्छा एक विशाल मेगा मार्ट, ठीक है। तो ये जो हमारे चेन स्टोर्स हैं, जैसे आपका H&M हो गया, ये सभी जो है वो चेन स्टोर्स हैं। 10वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज ग्रुप इज़ द स्मॉलेस्ट इन इंडिया। कौन से ऐसी लैंग्वेज है जिनके ग्रुप सबसे कम ही रह गए हैं? हाँ जी, संस्कृत, बोडो एंड मणिपुरी। एक बात बताओ, संस्कृत आजकल आपको संस्कृत में बात करते हुए किसी को देखते हो? किसी को नहीं देखते, इतना रेयर हो गया है कि संस्कृत के तो टीचर्स भी बहुत रेयर होते हैं। करेक्ट, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, ठीक है, क्योंकि संस्कृत, मणिपुरी ये जो है बहुत कम बोलते हैं। कन्नड़ा में रहने वाले सभी लोग, तमिल में रहने वाले सभी लोग तेलुगु बोलते हैं, ठीक है। हाँ जी, डोगरी, पंजाबी एंड कोंकणी, जैसे कि ये जो नॉर्थ एरिया है पंजाब साइड, यहाँ पर डोगरी पंजाबी की लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है, तो अभी भी ये लोग देखने को मिल जाएंगे। मिथाली, गुजराती, बंगाली, बंगाल के लोग बंगाली बोलते हैं, गुजरात के लोग गुजराती बोलते हैं, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी कौन सी है? हाँ जी, पॉपुलेशन डेंसिटी कौन से जो है स्टेट की सबसे ज़्यादा कम है? अरुणाचल प्रदेश की, ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब होता है पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर कितने लोग रहते हैं। अरुणाचल प्रदेश हैज़ डिफ़िकल्ट माउंटेनियस टेरेन, वहाँ पर बहुत सारे पहाड़ होते हैं, डेंस फॉरेस्ट, बहुत घने गहरे जंगल होते हैं, लेस ट्रांसपोर्ट एंड डेवलपमेंट, वहाँ पर साधन बहुत कम होते हैं, तो इसीलिए अरुणाचल प्रदेश इज़ द करेक्ट ऑप्शन। Yes, Arunachal is the right option. In which of the following group of states are Dravidian languages spoken? कौन से स्टेट के अंदर होती है? हाँ जी, द्राविडियन लैंग्वेजेस के अंदर कौन कौन सी भाषा आती है, पहले तो हम ये जान लेते हैं, ठीक है। उसके अंदर आएगी सबसे पहले द्राविडियन लैंग्वेजेस के अंदर आती है आपकी तमिल, कन्नड़, ठीक है, मलयालम एंड तेलुगु। ये 4 लैंग्वेजेस आपकी जो है द्रविडियन लैंग्वेजेस के अंदर आती हैं, और इन्हें जो है साउथ इंडिया के अंदर मेनली बोला जाता है, ठीक है। तो तमिलनाडु के अंदर तमिल लैंग्वेज, कर्नाटका के अंदर कन्नड़ लैंग्वेज कहाँ बोली जाती है? कर्नाटका के अंदर, ठीक है। केरला जो है लैंग्वेज कहाँ बोली जाती है? केरला के अंदर मलयालम बोली जाती है, ठीक है। मलयालम जो वो केरला के अंदर बोलते हैं। हाँ जी, तो ये सारी की सारी द्रविडियन लैंग्वेजेस होती हैं। हाँ जी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा हमारा आंसर रहेगा हमारा तमिलनाडु, कर्नाटका एंड केरला, ठीक है। हाँ जी, 13th क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ द हाईएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स स्कोर, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स स्कोर किस भी चीज़ पर डिपेंड करता है? भी कैसे पता लगेगा कि किस चीज़ क्या हम करें जिससे हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट जो है इंडेक्स बढ़े? उसके लिए आपको सबसे पहले एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए। सेकंड इज़ हेल्थ, आपकी बॉडीली आप जो है हेल्थी होने चाहिए। एंड थर्ड इज़ योर इनकम, आपकी कमाई जो है वो अच्छी खासी होनी चाहिए, ठीक है। तो इनमें से कौन सा ऐसा कंट्री है जिसकी जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो काफ़ी अच्छी खासी है? डेनमार्क के अंदर, ठीक है। क्यों है ऐसा? क्योंकि वहाँ पर क्वालिटी ऑफ लाइफ इज़ वेरी गुड, वहाँ पर क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा गंदी है, ठीक है, सॉरी बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी है। जर्मनी क्यों नहीं है? यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अच्छा तो है लेकिन डेनमार्क से कम है। स्वीडन भी अच्छा है लेकिन डेनमार्क से कम है, और ऑस्ट्रेलिया भी हाई है लेकिन डेनमार्क को ऑस्ट्रेलिया से भी आगे बताया जा रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका रहेगा डेनमार्क, ठीक है। हाँ जी, 14th क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द पुल फैक्टर ऑफ माइग्रेशन, इनमें से कौन सा जो है वो पुल फैक्टर ऑफ माइग्रेशन में आता है? हाँ जी, तो पुल फैक्टर का मतलब होता है अट्रैक्ट पीपल, और पुश फैक्टर का मतलब होता है फोर्स पीपल टू लीव, कि लोगों को ज़बरदस्ती भेजना। पुल फैक्टर कौन से होते हैं भाई? जो वो चीज़ें जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, क्या होती है वो? बेटर जॉब्स, अच्छी जॉब मिलेगी तो लोग आएंगे, ठीक है। दूसरा होता है सेफ्टी,
अगर आप सेफ्टी प्रोवाइड कर रहे हो फिर भी आएंगे, एंड देन पीस, शांति, शांति से काम करो, शांति से रहो। पुश फैक्टर्स कौन से होते हैं हमारे? नेचुरल डिजास्टर, ठीक है, वॉर, पॉवर्टी, ये सारी चीज़ें पुश फैक्टर होती हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द पुल फैक्टर ऑफ माइग्रेशन, माइग्रेट करा रहे हैं, ठीक है। इसीलिए नेचुरल डिजास्टर जो है वो माइग्रेशन करने में लोगों को पुश करता है। यहाँ पर पुल नहीं, पुश फैक्टर आएगा, पुश फैक्टर ऑफ माइग्रेशन, ठीक है। हाँ जी, योर 15th क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेडिटेरियन एग्रीकल्चर। हाँ जी, मेडिटेरियन एग्रीकल्चर की कौन सी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है? सो मेडिटेरियन क्लाइमेट के अंदर सबसे पहले होता क्या है? देखो, मेडिटेरियन जहाँ पर भी क्लाइमेट होता है ना, वहाँ पर एक तो गर्म जो है ड्राई हवा चल रही होगी, गर्म सूखी हुई समर्स, बहुत ज़्यादा तो गर्मी पड़ती है और बारिश भी नहीं होती इतनी गर्मी वाली जैसे अपने यहाँ होती है। माइल्ड वेट विंटर्स, सर्दियाँ भी माइल्ड होती हैं और थोड़ी थोड़ी गीली होती हैं। और ये किसके लिए आइडियल है? कौन सी ऐसी एग्रीकल्चर है जो ऐसे मौसम के अंदर बहुत अच्छे से ग्रो कर पाएंगी? मेडिटेरियन एग्रीकल्चर जो है वो सबसे ज़्यादा होता है ग्रेप्स का, अंगूर बहुत अच्छे से उगते हैं, ऑरेंजेस, संतरे बहुत अच्छे से उगते हैं, एंड ओलिव्स, ओलिव्स आपके बहुत अच्छे से उगते हैं। तो जो है करेक्ट ऑप्शन इज बी, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। 16वां क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द कोऑपरेटिव फार्मिंग मूवमेंट बीन मोस्ट सक्सेसफुल? कोऑपरेटिव फार्मिंग जो है वो कौन सी कंट्री में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है? देखो, डेनमार्क जो है, इसका सही आंसर रहेगा डेनमार्क। डेनमार्क जो है वो फेमस है अपनी कोऑपरेटिव डेयरी फार्मिंग के लिए, ठीक है। फार्मर्स वर्किंग टुगेदर, लोग एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। इससे बेनिफिट क्या होगा? एजुकेशन, प्रोडक्शन बढ़ेगी एंड हायर इनकम, जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन उतनी ज़्यादा इनकम। सो द करेक्ट आंसर इज डेनमार्क, ठीक है। और बाकी क्यों गलत है? यूके, यूके क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर इंडिविजुअल फार्मिंग करते हैं सभी, ठीक है, एक दूसरे से अलग अलग। जर्मनी क्यों नहीं है? क्योंकि जो जर्मनी के अंदर है, क्योंकि सम कोऑपरेटिव फार्मिंग बट नॉट मोस्ट सक्सेसफुल। इसके अंदर कुछ लोग तो कोऑपरेटिव फार्मिंग करते हैं, एक दूसरे के साथ काम करते हैं, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं है इतना कि बाकी भी करने लग जाए। ब्राज़ील मोस्टली कमर्शियल फार्मिंग, ब्राज़ील के अंदर कमर्शियल फार्मिंग होती है। तो सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। Which of the following states has the highest population growth rate in the decade from 2001 to 2011? 2001 से 2011 तक कौन सा ऐसा स्टेट है जिसकी हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रैंक हुई है? ठीक है, देखो पॉपुलेशन ग्रोथ किस पे डिपेंड करता है? एक तो बर्थ रेट पे कि भाई एक दिन में कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, एंड सेकेंड इज और माइग्रेशन, भाई आप कहीं एक जगह से दूसरी जगह जा तो नहीं रहे हो, ठीक है। तो सिक्किम जो है वो एक ऐसा स्टेट है दैट हैज़ द हाईएस्ट ग्रोथ ड्यूरिंग दैट पीरियड। इस पीरियड के दौरान जो सिक्किम है वो बहुत ही ज़्यादा आगे आता है। सिक्किम क्यों सही है? क्योंकि माइग्रेशन एंड पॉपुलेशन इंक्रीज की वजह से, ठीक है। मणिपुर क्यों नहीं है? क्योंकि सिक्किम के कंपैरिजन में बाकी जो है वो कम पड़ रहे थे, तो इसीलिए सिक्किम इज द करेक्ट आंसर जी। इन विच कैटेगरी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट डज इंडिया फॉल्स? कौन सी कैटेगरी के अंदर ह्यूमन डेवलपमेंट आता है भारत में? करेक्ट आंसर इज मीडियम। क्यों है? क्योंकि इंडिया हैज़ मीडियम इनकम, हमारे यहाँ मीडियम इनकम मिलती है, मीडियम लिटरेसी होती है और मीडियम लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी होती है। मतलब कि हम बीच में आके फंसे हुए हैं, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, तो ये मैं ऐसे कहना चाहता है, ठीक है। अब मीडियम ही क्यों सही है? क्योंकि इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, ना तो ये अच्छे से डेवलप हुई है, ना तो ये डेवलप जो है करना शुरू हुई है, मतलब कि ये बीच में है। शुरू तो हो चुके हैं डेवलप होना, लेकिन अभी पहुंची नहीं है, तो इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, ठीक है। हाँ जी, वेरी हाई क्यों नहीं है? क्योंकि वो डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए होता है, ठीक है। हाई किसके लिए होता है? वो भी डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए होता है, और लो किसके लिए होता है? पुअर कंट्रीज़ के लिए, ठीक है। 19वां सवाल है, हाँ जी, द पोर्ट बिल्ट टू रिसीव पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड फर्टिलाइजर्स इज
कौन सा ऐसा पोर्ट है जहाँ सर आप पेट्रोलियम एंड फर्टिलाइजर्स को जो है अचीव करते हो, ठीक है। देखो जो पोर्ट है वो स्पेशली डेवलप किया जाता है ऐसे कामों के लिए, पेट्रोलियम फर्टिलाइजर्स एंड इंडस्ट्रियल गुड्स के साथ, ठीक है। और हल्दिया, हल्दिया इज द करेक्ट ऑप्शन। क्यों है? क्योंकि ये पेट्रोलियम ट्रांसपोर्ट एंड इंडस्ट्री को जो है सपोर्ट करता है। बाकी गलत क्यों है? ये सभी पोर्ट्स तो हैं, ठीक है, सबके सब पोर्ट्स हैं बट नॉट स्पेसिफिकली बिल्ड फॉर पेट्रोलियम हैंडलिंग। लेकिन इनको इसीलिए नहीं, सिर्फ इसीलिए नहीं बनाया गया कि वो पेट्रोलियम को हैंडल कर सके, ठीक है जी। Is 20th question is which of the following scores represent the middle category of human development index? कौन सी ऐसी स्कोर है जो हमारी मिडिल कैटेगरी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को जो है रिप्रेजेंट कर रही है? देखो लो किसके लिए होता है? 0 से लेके 0.5 तक। मीडियम होता है 0.5 to 0.8 और हाई होता है 0.8 से ज़्यादा। तो किसका है? ठीक है, मिडिल कैटेगरी जो है वो जो है मॉडरेट वैल्यूज पे रहती है, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज 0.B इज द 0.099 इज द करेक्ट आंसर। Yes. So your 21st question is identify the main objective of Gas Authority of India Limited from the following. ठीक है, देखो भाई मेन ऑब्जेक्टिव क्या है गेल का, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का जो है मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ठीक है, जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि अच्छे से ये ट्रांसपोर्ट कर सके, प्रोसेस कर सके और मार्केट गैस को जो है वो मार्केट कर सके, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा 3, ठीक है। गेल जो है जो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, ये इज़ द इंडियाज़ लार्जेस्ट नेचुरल गैस कंपनी। ये हमारे भारत की सबसे बड़ी गैस कंपनी है और इट्स मेन वर्क इंक्लूड्स, इसके अंदर सबसे ज़रूरी होता है सबसे पहला ट्रांसपोर्टिंग नेचुरल गैस थ्रू पाइपलाइंस, पाइपलाइन के थ्रू नेचुरल गैस को ट्रांसफ़र करना। दूसरा है प्रोसेसिंग ऑफ नेचुरल गैस, प्रोसेसिंग करना उस गैस की, नेचुरल गैस की। एंड थर्ड इज मार्केटिंग एंड सप्लाइंग गैस, और तीसरा होता है हम जो है गैस को मार्केट और सप्लाई कर सके। सो गेल हैंडल्स द कंप्लीट गैस सप्लाई सिस्टम। हाँ जी, ऑप्शन सी करेक्ट क्यों है? क्योंकि ये जो गेल है ये तीनों के तीनों काम करती है, ट्रांसपोर्टिंग भी करती है, प्रोसेसिंग भी करती है और जो है मार्केट भी करती है, ठीक है। हाँ जी, जो ट्रांसपोर्टिंग एंड स्टोरिंग नेचुरल गैस इन इट्स डिपॉजिट, ये क्या करेगा? ये इनकम्प्लीट वर्क है, ये आधा अधूरा काम करके छोड़ देगा, ठीक है। बी प्रोसेसिंग द गैस एंड अलोकेटिंग इट टू वेरियस स्टेट्स, ये भी इनकम्प्लीट है, मार्केट नहीं किया, ठीक है। एंड डी ऑप्शन इज ओनली सेलिंग द स्टोर्ड नेचुरल गैस फॉर हायर प्रॉफिट्स, ये मेन ऑब्जेक्टिव है ही नहीं, ठीक है। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। हाँ जी, आपका 22nd क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ साउंड फ्रॉम द फॉलोइंग। हमें यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ साउंड बताना है, ठीक है। साउंड इंटेंसिटी जो है वो डेकिबल से काउंट की जाती है, दैट इज DB, डेकिबल यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। हाँ जी, पार्टिकल्स पर 100 ये साउंड यूनिट है ही नहीं, ठीक है, ये साउंड यूनिट है ही नहीं। ये पार्टिकल्स पर 1000 ये भी कोई साउंड यूनिट नहीं है। और नैनोमीटर ये जो है वो लेंथ के लिए होता है, नैनोमीटर साउंड के लिए नहीं होता है। तो आपका डी जो है बी इज द करेक्ट आंसर जी। 23rd क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वाटनरी एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग। क्वाटनरी एक्टिविटी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ठीक है। सो क्वाटनरी एक्टिविटीज़ के अंदर सबसे पहले आता है नॉलेज, रिसर्च एंड थर्ड इज इंफॉर्मेशन, ठीक है। एग्जाम्पल्स जैसे नॉलेज, रिसर्च और इन्फॉर्मेशन कौन करता है? साइंटिस्ट करते हैं, रिसर्चर्स करते हैं और IT प्रोफेशनल्स करते हैं, ठीक है। तो क्वाटनरी एक्टिविटी के अंदर क्या बताया था मैंने अभी? क्वाटनरी एक्टिविटी के अंदर आता है नॉलेज, रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन। अच्छा, इनमें से कौन सा ये तीनों काम करता है? करेक्ट, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है।
It is concerned with research and development. So C is the correct answer. Yes. हाँ जी. 24th is identify the district where, जहाँ पर द फर्स्ट फेज ऑफ राजस्थान केनाल वॉज कंस्ट्रक्टेड. कौन सी जगह है, कौन सी वो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर राजस्थान केनाल का पहला फेज शुरू हुआ था. कहाँ हुआ था? गगनागर. ठीक है. राजस्थान केनाल जो है इसको हम इंदिरा गांधी केनाल भी बोलते हैं. ये शुरू हुआ था गगनागर में, और ये जो है एग्रीकल्चर यानी कि खेती बाड़ी के लिए ये हमारे पानी पहुंचाता है. इंदिरा गांधी कैनाल या फिर राजस्थान कैनाल जो है वो फार्मर्स के पास पानी पहुंचाता है ताकि वो फार्मिंग कर सके. सो गगनागर इज द राइट ऑप्शन. चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट रैंक्स द मॉडर्न इंडिया लैंग्वेज इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्पीकर्स फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट. हाँ जी. देखो, सबसे ज़्यादा स्पोकन जो लैंग्वेज है वो कौन सी होती है? इंडो यूरोपियन होती है. ठीक है, इंडो यूरोपियन होती है. एग्जाम्पल्स हिंदी, बंगाली और मराठी. ठीक है. सेकंड द्रविडियन लैंग्वेजेस कौन सी होती है? हम आपकी तमिल और तेलुगु. सो द करेक्ट आंसर इज इंडो यूरोपियन, द्रविडियन, ऑरिस्ट्रिक एंड सिनो तिबेतियन. ठीक है, ये तो रटना ही पड़ेगा, इसका आप कोई लॉजिक नहीं लगा सकते. दूसरे क्यों गलत है? क्योंकि स्पीकर्स के ही मतलब कि इन्हीं को जो है आगे पीछे कर दिया गया है, ऑर्डर करेक्ट नहीं है. ए इज़ द राइट आंसर क्योंकि ये करेक्ट ऑर्डर है. ठीक है. 26 क्वेश्चन इज रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो. ठीक है. देखो, एग्ज़ाम के दौरान आपको जो है ये जो है सबसे पहले ज़रूरी नहीं होता कि हर बार आपको पैराग्राफ पढ़ना पड़े. कभी कभी ऐसा होता है कि कॉमन सेंस के थ्रू भी आप अपने पैराग्राफ के आंसर्स दे सकते हो. ठीक है. तो पैराग्राफ अभी हम पढ़ते हैं, पहले हम क्वेश्चंस देख लेते हैं. अच्छा, ये पैराग्राफ ही है क्या? छोटा सा ही है ये तो. मोस्ट इंडस्ट्रियल वेस्ट इज डिस्चार्ज इनटू फ्लोइंग वाटर और लेक्स. ये बात बिल्कुल सच है. जो सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है वो सबसे ज़्यादा पानी के अंदर छोड़ा जाता है. विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ इंडस्ट्रीज इज मेजर सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन. कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनकी वजह से पानी के अंदर सबसे ज़्यादा प्रदूषण फैला हुआ है? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन. हाँ जी, कौन सा है? हाँ जी, इसका करेक्ट आंसर रहेगा ये जो इंडस्ट्रीज़ है ये क्यों है? क्योंकि ये केमिकल्स रिलीज़ करती हैं, वेस्ट वाटर रिलीज़ करती हैं और टॉक्सिक मटेरियल्स को रिलीज़ करती है पानी के अंदर. ठीक है. इनकी वजह से जो है पोल्यूशन होता है. एंड लेकिन हाँ जी, ए लेदर, पल्प एंड पेपर, इनसे पोल्यूशन होता है. ठीक है. आयरन, कॉपर, शुगर से भी होता है. शुगर, पेट्रोकेमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, कॉटन, टेक्सटाइल्स, केमिकल्स एंड पावर प्लांट्स, ये तीनों भी करते हैं, लेकिन डी वाले के अंदर सबसे ज़्यादा होता है. ठीक है. तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो पहले आंसर पढ़ो और जो सबसे बुरा है उसी को आपने क्लिक करना है, जो सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है. ठीक है. 27th क्वेश्चन इज रीड द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप पॉलिसी टू 2015 केयरफुली एंड सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन. हाँ जी, ये क्या कहता है कि हमें मेन एम जो है वो नेशनल स्किल डेवलपमेंट का क्या होता है? उनका काम होता है कि वो स्किल को डेवलप करें. ठीक है. स्किल होनी चाहिए, लिटरेसी नहीं. तो सो द करेक्ट आंसर इज देखते हैं. सबसे पहला है टू इम्प्रूव द लिटरेसी रेट. नहीं, लिटरेसी रेट बढ़ाना तो उनका ऑब्जेक्टिव ही नहीं है. उनका ऑब्जेक्टिव ही है स्किल बढ़ाना. टू प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर ऑल स्किल रिलेटेड एक्टिविटीज़, फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना स्किल एक्टिविटीज़ के लिए. टू टाई ऑल स्किल एक्टिविटीज़ टू अ सिंगल स्टैंडर्ड, सभी एक जगह पर ले आना. टू लिंक स्किल एक्टिविटीज़ टू देयर डिमांड सेंटर्स. सो द करेक्ट आंसर इज, सिर्फ पहला ही ठीक नहीं है, बाकी सब है. तो इसके अंदर भी पहला है, इसके अंदर भी पहला है, इसके अंदर ही पहला है, तो ये सब गलत हो गई. बी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. हाँ जी. 28th क्वेश्चन है रीड द 28th स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फैमिली प्लानिंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट प्रोग्राम. देखो, फैमिली प्लानिंग किस चीज़ पे फोकस करती है?
बर्थ कंट्रोल पे, हेल्थ ऑफ मदर एंड गैप बिटवीन बर्थ्स। ठीक है, तो कंट्रोलिंग द बर्थ रेट, क्या वो बर्थ रेट को कंट्रोल करते हैं? बिल्कुल करते हैं। ठीक है, मेंटेनिंग अ रेगुलर इंटरवल बिटवीन बर्थ्स, बिल्कुल ये भी जो है फैमिली प्लानिंग के अंदर ही आता है। थर्ड इज इम्प्रूविंग वुमेन्स हेल्थ, हमने अभी पढ़ा था कि ये भी वुमेन हेल्थ में काम करने में मदद आता है। रिड्यूसिंग चाइल्ड मोरालिटी, इसके लिए तो हमें कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो वैसे ही ऑप्शन गलत है। ठीक है, सो जहाँ पर 1 2 3 आएगा वही जो है, यहाँ पे भी 4 है 4 है 4 है, तो ये करेक्ट गलत आंसर हो गए, बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, हाँ जी। रीड द फॉलोइंग गिवन रिसोर्सेज, ठीक है, एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू द कम्युनिटी रिसोर्सेज। ठीक है, तो कम्युनिटी रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो सब यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे आप एक मान लो गांव में रह रहे हो और गांव में कोई झील है। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कि वो झील किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी हो गई, वो तो गांव की प्रॉपर्टी है, गांव के अंदर रहने वाले सभी लोग जा सकते हैं। और दूसरा होता है ग्रेजिंग लैंड, घास फूस वाली जगह। ठीक है, तो वहाँ पर भी लोग जो है अपनी गाय वगैरह चरा सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज रूरल वाटर बॉडीज एंड ग्रेजिंग लैंड इज द करेक्ट ऑप्शन। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, हाँ जी। 30th क्वेश्चन है आपका कि सम लो ग्रेड लैंड्स हैव बीन रेंडर्ड अनसूटेबल फॉर एग्रीकल्चर बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो लो ग्रेड लैंड्स हैं उनको अनसूटेबल कहा गया है एग्रीकल्चर के लिए। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द कोरिस्पोंडेंस टू द स्टेटमेंट। कोरिस्पोंडेंस टू द स्टेटमेंट के लिए हमें एक अच्छा जो है एग्जाम्पल देना होगा। ठीक है, देखो कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती है जिनकी वजह से हमारी लैंड डैमेज होती है। सबसे पहला है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ठीक है, जब आप बहुत ज़्यादा शिफ्ट कर देते हो बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन को, आज गेहूँ बो रहे हो, कल कुछ और बो रहे हो, परसों कुछ नया बो रहे हो, मतलब हर बार कुछ अलग ही उगा रहे हो, तो उससे क्या है सोइल जो वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो जाती है। ठीक है, और दूसरा होता है ओवर ग्रेजिंग करना। ओवर ग्रेजिंग यानी कि बहुत ही ज़्यादा आप जो है जब वो बहुत ही ज़्यादा अगर घास को चरवा देते हैं अपने जानवरों से तो वो ओवर ग्रेजिंग हो जाता है। ठीक है, हाँ जी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बोथ ए एंड, मतलब कि करेक्ट ऑप्शन इज डी, बोथ 1 and 3। समझ आया? हाँ जी। 31st क्वेश्चन इज read the following fact about the Swachh Bharat mission carefully and select the correct options. It is part of the urban renewal mission. क्या ये अर्बन रिन्यूअल मिशन का पार्ट है? हाँ जी। तो जो पहली स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि जो स्वच्छ भारत मिशन है वो अर्बन रिन्यूअल मिशन का पार्ट ही नहीं है, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। सेकंड इज जो इट वाज लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट इज़ ट्रू, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2014 में इसको लॉन्च किया था, तो ये ऑप्शन सही है। जो स्टेटमेंट 3 है ये गलत है, क्योंकि ये जो है ये फोकस करता है क्लीनलीनेस और सैनिटेशन में, ना कि ग्रीनरी में। ये कहता है कि भाई हमें साफ़ और साफ़ रखना चाहिए, सैनिटाइज इसको रखना चाहिए। स्टेटमेंट 4 जो है वो कहती है, ये बिल्कुल सही है, क्यों? क्योंकि ये क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है अर्बन स्लम्स में इम्प्रूव करना चाहते हैं और ये उनका ऑब्जेक्टिव है, तो ये भी सही है। तो 2nd and 4th आर द करेक्ट ऑप्शंस। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन होएगा। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अच्छा देखो, ये 2 ऑप्शंस आपको ना रिपीट कर रखे हैं यहाँ पर, इसको आप हटा दो। ठीक है, तो यस, सो ये सी, अच्छा सी वाले में हटा दो, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओनली 2 and 4 आर करेक्ट। ठीक है, हाँ जी। डी के जो है इसके अंदर आप 3 हटा देना, 2 और 4 ही आएगा आंसर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग माइनिंग आर करेक्ट, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। देखो, जो पहली स्टेटमेंट है, इन एंशियंट टाइम मिनरल्स वर यूज्ड टू मेक टूल्स एंड वेपन्स, ये जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि एंशियंट टाइम्स में मिनरल्स की जो है ज़रूरत पड़ती थी और इन्हीं से जो है टूल्स और वेपन्स बनाए जाते थे, जैसे कि स्टोन एज में और आयरन एज के अंदर। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। सेकंड इज़
ऑल डेवलप्ड कंट्रीज एक्सट्रैक्ट मोर मिनरल्स फ्रॉम देयर डेवलपमेंट। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो सभी की सभी जो है मोर मिनरल्स एक्सट्रैक्ट नहीं करती, मैनी एक्चुअली इम्पोर्ट मिनरल्स, बाकी जो है इम्पोर्ट भी करती है कुछ। थर्ड इज माइनिंग डिड फ्लरिश सिग्निफिकेंटली आफ्टर जो है mining really flourished after industrial revolution। this is true, mining जो है वो फ्लरिश हुई थी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद, क्योंकि इसकी डिमांड बढ़ गई थी किस चीज़ में, कोल और आयरन की और भी चीज़ों की। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। फोर्थ इज देर आर सेवरल स्टेजेस ऑफ मिनरल एक्सप्लोरेशन। ये बात बिल्कुल सही है। जो मिनरल एक्सप्लोरेशन है इसके अंदर बहुत सारी स्टेजेस आती हैं, जैसे सर्वेइंग, ड्रिलिंग, टेस्टिंग। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो 1, 3 and 4 आर द करेक्ट आंसर्स। ठीक है, 1, 3 and 4 सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हाँ जी। 33rd क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग एयरपोर्ट्स इन एशिया बेस्ड ऑन देयर लोकेशंस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। देखो जो है पहले गोइंग वेस्ट टू ईस्ट जियोग्राफिकली कैसे होगा, सबसे पहले आएगा जो मेन रूट क्या है आपका, दैट इज एडन टू मुंबई। ठीक है, एडन टू मुंबई। अब यहाँ से कहाँ से होके निकलता है, सबसे पहले एडन जाएगा, ठीक है, जिसे हम येमेन भी कहते हैं, फिर मुंबई आता है इंडिया के अंदर, फिर बीजिंग चाइना के अंदर आता है, फिर टोक्यो जापान के अंदर आता है। तो इसका ऑर्डर क्या रहेगा, 3, इसका ऑर्डर क्या रहेगा 3, 4, 1, 2। कौन सा मैच हो रहा है, 3, 4, 1, 2 इज द डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, 34th क्वेश्चन है आपका, अरेंज द ऑयल रिफाइनरीज इन इंडिया बेस्ड ऑन देयर लोकेशंस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। हाँ जी, तो ऑयल रिफाइनरी साउथ टू नॉर्थ कैसे जाती है, सबसे पहले आएगा कोची, फिर आता है मैंगलोर, फिर आता है मुंबई, फिर आता है क्याली। मूविंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ अलोंग द इंडियन वेस्ट कोस्ट। कोचिंग जो है वो साउदर्न मोस्ट है, एंड जो मैंगलोर देन मुंबई एंड कयाली इज द नॉर्दर्न मोस्ट। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। ठीक है, 2, 4, 1, 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। हाँ जी, 35th क्वेश्चन इज, हाँ जी, 35th क्वेश्चन इज स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट 1 कहती है आफ्टर इंडिपेंडेंस इन इंडिया सम ओल्डर सिटीज डेवलप्ड एज सैटेलाइट सिटीज एंड अराउंड मेट्रोपॉलिटन सिटीज। ओके, दिल्ली इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ मेट्रोपॉलिटन सिटीज। दोनों की दोनों स्टेटमेंट है जो बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि स्टेटमेंट 1 की बात करते हैं हमारी आज़ादी के बाद सैटेलाइट सिटीज़ जो वो बिल्कुल डेवलप हुई है, मेट्रो सिटीज़ जैसे कि नोएडा, गुड़गांव, दिल्ली के आसपास। दूसरी स्टेटमेंट भी करेक्ट है, क्योंकि दिल्ली जो है वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है मेट्रोपॉलिटन सिटी का, अराउंड विच सैटेलाइट सिटीज़ ग्रू। तो इसका आंसर क्या रहेगा हमारा, सी। बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ स्टेटमेंट 1। ठीक है, हाँ जी, 30 या मेरे ख्याल से ये जो है इस रिपीट हो गया। ठीक है, 36th क्वेश्चन इज with the digitization of information telecommunication gradually merged with computers। क्या ये स्टेटमेंट सही है, जी बिल्कुल। डिजिटाइजेशन की वजह से ही टेलीकॉम और कंप्यूटर्स जो है वो मर्ज हुए हैं, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट क्या कहती है, एज अ रिजल्ट एन इंटीग्रेटेड नेटवर्क वाज क्रिएटेड नोन एज द इंटरनेट। सेकंड स्टेटमेंट जो है वो एज एन कॉन्सिक्वेंस आ रही है, The internet is the integrated network that resulted from this merger। तो स्टेटमेंट 2 जो है वो रिजल्ट है, यानी कि पहली स्टेटमेंट की वजह से ही स्टेटमेंट 2 है। तो दोनों की दोनों जो है स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट 1। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। 37th क्वेश्चन क्या पूछ रहा है,
37th क्वेश्चन पूछ रहा है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, दिस आर असर्शंस एंड रीजन्स, रीड बोथ स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड सेलेक्ट द ऑप्शंस। असर्शन क्या है? असर्शन क्या कहता है? वाटर ट्रांसपोर्ट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंडियाज इंटरनेशनल ट्रेड। जो वाटर पोर्ट है वो बहुत एक बड़ा रोल प्ले करता है, हमारे वाटर पोर्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन इंडियन नेशनल ट्रेड। जो असर्शन है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि वाटर ट्रांसपोर्ट डज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंडियन नेशनल ट्रेड, दिस इज करेक्ट। रीजन जो है, रीजन क्या कहता है? देयर आर मोर पोर्ट्स ऑन ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया देन ऑन वेस्ट कोस्ट। क्या ये बात सही है? बिल्कुल गलत है, क्योंकि इंडिया हैज़ मोर पोर्ट्स ऑन द वेस्ट कोस्ट। वेस्ट कोस्ट के ऊपर इंडिया के बहुत सारे कोस्ट हैं, जैसे कि मुंबई, कोची, मरमगांव, ठीक है। देन द ईस्ट कोस्ट, वेस्ट कोस्ट पे ज़्यादा पोर्ट्स हैं ईस्ट कोस्ट के बजाय, सो द रीजन गिव्स अ फैक्चुअली इनकरेक्ट। तो ये बिल्कुल इनकरेक्ट है, ठीक है। तो आंसर इज सी जी, ठीक है। 38th क्वेश्चन इज, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, देयर असर्शन एंड रीजन, ठीक है। असर्शन क्या कहता है? ऑल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर एसोसिएटेड विद रॉ मटेरियल्स। असर्शन जो है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज डू यूज़ रॉ मटेरियल्स। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज रॉ मटेरियल्स को यूज़ करती हैं। रीज़न क्या इन्होंने दिया है? रिसोर्सेज आर इसेंशियल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। बिल्कुल सही है, रिसोर्सेज भी ज़रूरी है हमारे सर्वाइवल के लिए, तो इसीलिए दोनों के दोनों जो है बिल्कुल सही है। लेकिन जो रीजन है ना, ये असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ठीक है। बट द रीजन इज नॉट able to explain the assertion. The region talks about survival in general. region जो वो जनरल सर्वाइवल की बात कर रहा है, सिर्फ स्पेशली ये नहीं बता रहा कि क्यों मैन्युफैक्चरिंग जो है वो रॉ मटेरियल्स को यूज़ करती है। तो आर डज नॉट एक्सप्लेन ए। रीजन जो है वो एक्सप्लेनेशन, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का। समझ आ रहा है? हाँ जी। 39th क्वेश्चन इज, it is estimated that dash of the world's population will live in urban areas by 2050। क्या कह रहा है कि कितनी पॉपुलेशन होगी जो अर्बन शहरों में रह रही होगी? दिस इज सेइंग 2/3, ठीक है, 2/3, मोर देन 90% पीपल जो है 2050 तक, सॉरी नॉट 90%, अगर हम थ्योरेटिकली देखें तो दैट इज 66 to 68% लोग जो हैं 2050 तक शहरों में रह रहे होंगे। और ये जो है ये स्टैंडर्ड CBSE ज्योग्राफी की तरफ से है, ठीक है। जो आपके UN प्रोजेक्शंस हैं, UN प्रोजेक्शंस के अकॉर्डिंग 2/3 यानी कि 66 to 68% जो है दुनिया की लोग शहरों में रहना पसंद करेंगे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर एसोसिएटेड विद द कंट्रीज विद ह्यूमन डेवलपमेंट इज, कौन सी होगी? मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इन द सोशल सेक्टर। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इन द सोशल सेक्टर। कंट्रीज जिनका जो है हाई HDI होता है, ठीक है, जैसे कि नॉर्वे का, स्वीडन का, कनाडा का, वो इन्वेस्ट करते हैं हैवीली किन चीज़ों में? एजुकेशन, हेल्थ केयर और सोशल वेलफेयर के अंदर, ठीक है। दिस डायरेक्टली इम्प्रूव्स ह्यूमन डेवलपमेंट बिहेवियर लाइक द एक्सपेक्टेंसी एंड लिटरेसी, ठीक है। 40, हाँ जी। तो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट एंड सोशल सेक्टर। 41st क्वेश्चन इज, कंट्रीज विद मीडियम लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट आर मार्क्ड बाय ग्रेटर इम्प्रूवमेंट इन। वो कंट्रीज जो है मीडियम लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट रखती हैं, उनको मार्क्ड बाय ग्रेटर इम्प्रूवमेंट, उनको ग्रेटर इम्प्रूवमेंट किन में कहा जाता है? हाँ जी, उनको जो है क्या उनको बाय डेवलपमेंट रिलेटेड पॉलिसीज से कहा जाता है? नहीं, उनसे नहीं कहा जाता। एनवायरमेंटल पॉलिसीज़ कहती हैं? नहीं, वो भी नहीं कहती हैं, ठीक है। हाँ जी। तो कौन कहता है? बाय सोसाइटी बेस्ड पॉलिसीज़, क्योंकि जो कंट्रीज़ जो हैं जिनकी मीडियम HDI है टेंड टू इम्प्रूव बाय फोकसिंग ऑन सोशल पॉलिसीज़, वो सोशल पॉलिसीज़ पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी एंड इम्प्रूविंग एक्सेस टू एजुकेशन एंड हेल्थ केयर फॉर मोर पीपल। हाँ जी। 42nd क्वेश्चन है आपका, गुड्स एक्सपोर्टेड थ्रू अ पोर्ट
आर फर्स्ट बोट फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज दिस टाइप ऑफ पोर्ट इज नोन एज। ये कह रहा है कि जो गुड्स है जिनको एक्सपोर्ट किया जाता है एक पोर्ट की मदद से, फर्स्ट बोट फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, वो पहले दूसरे देशों से लाई जाती हैं और उन्हें हम कौन सा पोर्ट बोलते हैं, दैट इज योर इनलेट पोर्ट। इनलेट पोर्ट होता है जहाँ पर गुड्स आर फर्स्ट बोट, जहाँ पर वो लाई जाती हैं अलग अलग देशों से, एंड देन एक्सपोर्टेड इज कॉल्ड इनलेट पोर्ट। दीज पोर्ट्स आर ट्रेड हब्स, जैसे कि सिंगापुर। ठीक है, 43rd क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड। कौन सा पेयर जो है वो करेक्टली मैच्ड है। ठीक है, हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, क्या ये एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स के अंदर आता है, नहीं, गलत। ड्रोट प्रोन एरिया प्रोग्राम, क्या वो 15 हिली डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर आता है, नहीं। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज इंदिरा गांधी कनाल कमांड एरिया गंगानगर एंड हनुमानगढ़। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि द इंदिरा गांधी कैनाल, जिसे हम राजस्थान कैनाल भी कहते हैं, इट कवर्स गंगानगर एंड हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान। ठीक है, जो दूसरे हैं वो मिसमैच्ड है ऑप्शंस, तो ये आप चेक कर लेना। 44th इज सेलेक्ट द करेक्ट मैच्ड पेयर रिलेटेड टू द फॉलोइंग रीजन्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। हाँ जी, क्या झाबुआ डिस्ट्रिक्ट जो है वो भिल ट्राइब, झाबुआ डिस्ट्रिक्ट के भिल ट्राइब के अंदर आता है। ठीक है, तो हाँ जी, दिस इज द करेक्ट। अच्छा, बाकी देख लेते हैं, क्या दोराला मेरठ जो है वो गड्डी ट्राइब से है, नहीं। ठीक है, बरमार तहसील तो डालिया पेटेड हाउस से नहीं है। धारावी मुंबई ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन करती है। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। हाँ जी, 45th क्वेश्चन है, मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। हाँ जी, चलो देखते हैं। नॉर्थ सेंट्रल कौन सा होता है, नॉर्थ सेंट्रल इज योर इलाहाबाद एंड प्रयागराज। ठीक है, ईस्ट सेंट्रल कौन सा हो गया आपका, हाजीपुर। वेस्ट सेंट्रल आपका कौन सा हुआ, जबलपुर। एंड साउथ सेंट्रल आपका हो गया आपका सिकंदराबाद। ठीक है, 46th क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द एनी 3 ऑफ द ऑस्ट्रेलियन ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे। हाँ जी, ऑस्ट्रेलियन ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे जो है वो, उसके 3 फीचर्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्या है आपका, कॉन्टिनेंट क्रॉस रोड रूट। दिस रेलवे कनेक्ट सिडनी टू द पर्थ एंड लिंकिंग बोथ एंड्स ऑफ द कंट्री। ये सिडनी जो कि ईस्ट में है और पर्थ जो वेस्ट में है, दोनों को एक कॉन्टिनेंट में बना देती है। passes through the Nullarbor Plain. This railway passes through the vast Nullarbor Plain, where the long straight track, approximately 480 km, is considered the longest straight railway track in the world. ये क्या कहना चाहता है कि ये जो वो कनेक्ट करता है रिमोट स्पार्शली पॉपुलेटेड एरियाज़ को। ठीक है, ऐसी जगह जहाँ पर बहुत कम लोग रहते हैं और उनको दूसरी जगह से मिलाता है ताकि ट्रेड और नेशनल यूनिटी बनी रहे। ठीक है, हाँ जी। 47th क्वेश्चन इज लैंड यूज इन अ रीजन लार्जली डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ इट्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ठीक है, जस्टिफाई करना है। इन एग्रीकल्चरल एरियाज लैंड जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, उसको यूज़ किया जाता है कॉर्प्स यानी कि एग्रीकल्चर के लिए, ऑर्कार्ड्स के लिए एंड पॉस्चर के लिए। ठीक है, सेकेंड इज द इंडस्ट्रियल एरियाज लैंड इज यूज फॉर द फैक्ट्रीज वेयर हाउसेज एंड ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर्स इन कॉमर्शियल सर्विसेज एरियाज। ठीक है, हाँ जी। तो जो लैंड है वो यहाँ पर मार्केट, ऑफिसेज और इंस्टीट्यूशंस बनाने के लिए बनाई जाती हैं। 48th क्वेश्चन इज रीच द केस स्टडी। हमें केस स्टडी पढ़नी है। ठीक है, चलो एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस इज पॉपुलेशन ग्रोथ हाई। हाँ जी, कौन सा होता है, ओनली इन सेकेंड स्टेज। चलो एक बार पढ़ लेते हैं पैराग्राफ। हाँ जी,
Stages of demographic transition theory. The first stage of the democratic transition theory is characterized by high fertility and high mortality as people compensate for deaths caused by pandemics and uncertain food supplies through the increased reproduction. Population growth जो है वो slow है and most people are engaged in agriculture where large families are considered as an asset. Life expectancy जो है वो low हो जाती है. Most people are uneducated and their technological levels are low. 200 साल पहले all countries in the world were on this stage. ठीक है. Fertility remains high at the beginning of second stage but declines over time. Fertility पहले ज़्यादा थी, अब कम हो गई है. This stage is accompanied by a decreased mortality rate. Mortality decreases with improvement in health conditions and situations. इस difference की वजह से the net addition to the population is high. In the final stage, the both fertility and mortality decline significantly. The population either stabilizes or grows slowly. The population becomes a unbanished education and has technological knowledge. Such a population deliberately controls family size. ठीक है. हाँ जी, तो अब इसका आंसर क्या होगा? B is the correct answer. ठीक है. Second is select the most appropriate option from the following components of population changes. हाँ जी, so the correct answer is हमें सबसे appropriate option choose करना है जिसमें component of population change है. birth, death and migration. ठीक है. हाँ जी, थर्ड इज डेंसिटी लिटरेसी एंड एज स्ट्रक्चर एंड डेथ लिटरेसी एंड सेक्स रेशियो. बी डिफाइन करता है बर्थ, डेंसिटी एंड माइग्रेशन, हमने अभी पढ़ा था. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस इज अ पॉपुलेशन ग्रोथ स्लो. हाँ जी, तो फर्स्ट स्टेज नहीं, ओनली इन सेकेंड नो, ओनली यस, डी इज द करेक्ट आंसर, ओनली इन द फर्स्ट एंड फाइनल स्टेज. 49th क्वेश्चन है, हमें फिर से पैराग्राफ पढ़ना है. ठीक है, आई होप आप ये पढ़ लेंगे. मेंशन वन एग्जांपल ऑफ द जनरल एंड कॉम्प्रिहेंसिव सर्विसेज. ठीक है, जनरल और कॉम्प्रिहेंसिव सर्विसेज का हमें एग्जांपल देना है. ग्रोसरी स्टोर, लॉन्ड्री फैसिलिटीज़, बार्बर्स, गार्डनर्स, ये जब क्या है, ये उसी के अंदर आते हैं. दीज सर्विसेज आर जनरल एंड कॉम्प्रिहेंसिव एंड आर डायरेक्टली अवेलेबल टू द पब्लिक. ठीक है. हु ओवरसीज एंड रेगुलेट्स द मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज. कौन रेगुलर करता है? कॉरपोरेशंस आर गवर्न्ड बाय स्टेट एंड फेडरल लेजिस्लेचर. ठीक है. सर्विसेज सच एज ट्रांसपोर्टेशन, टेलीकम्युनिकेशन, एनर्जी एंड वाटर सप्लाई. सर्विसेज एग्जिस्ट एट वेरियस लेवल्स. जस्टिफाई करना है हमें. ठीक है. तो सर्विसेज दैट सस्टेन इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, सर्विसेज अवेलेबल टू इंडिविजुअल्स, सर्विसेज फॉर बोथ इंडस्ट्रियल एंड पर्सनल यूज. द सर्विसेज एग्जिस्ट एट वेरियस इकोनॉमिक एंड सोशल लेवल्स. हाँ जी, ये फिर से हमारे पास एक पैराग्राफ आ गया है. एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ट्रेड लिबरलाइजेशन. ट्रेड लिबरलाइजेशन या फिर फ्री ट्रेड का मतलब होता है ओपनिंग इकोनॉमिक्स टू ट्रेड. ठीक है. रिड्यूसिंग कस्टम ड्यूटीज एंड ट्रेड बैरियर्स, अलाउिंग कंट्रीज टू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट. जब बैरियर्स को हटा के दो देश एक दूसरे के साथ अपनी चीज़ें इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करने लग जाते हैं, foreign goods and services, its purpose is to increase competition and availability of goods and services. How have globalization and free trade affect the economics of developing country? Developing countries face restricted opportunities and adverse effect because of the product services from rich countries can have greater influence on their market. Domestic producers may suffer losses due to the foreign competition. However, the development of transportation and communication allows good and services to reach remote areas quickly. ठीक है. What should helping countries to do to avoid the negative effect of free trade? क्या करना चाहिए उनको? जो है फॉरेन गुड से पहले अपनी मार्केट को बचा के रखो. ठीक है. जैसे कि कस्टम ड्यूटीज, इम्पोर्ट कंट्रोल्स और सर्टेन सेंसिटिव आइटम्स. बीइंग विजिलेंट अगेंस्ट चीप एंड डम्प्ड फूड. ठीक है, क्योंकि अडोप्टिंग प्रोटेक्शन मेजर्स टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स फ्रॉम हार्म. हाँ जी, एंड यहीं पर हमारी 1 मार्क्स क्वेश्चन की वीडियो ख़त्म होती है.
ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखो, आपके हर एक डाउट को पूरा करने की हमारी कोशिश रहेगी। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। और ऐसी ही और यूट्यूब वीडियोज़ के लिए आप जो है हमारे व्हाट्सएप चैनल को विज़िट कर सकते हैं, जहाँ पर आपको हर एक इम्पॉर्टेंट वीडियो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की गई है। ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम एंड दैट्स इट फॉर टुडे।